एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस हफ्ते मैंने जो कुंडली चुनी है उनका नाम है अमन राय। श्रीमान, बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ और आप लोगों को भी नमस्कार करता हूँ, अलग से प्रणाम करता हूँ। ये ना सोचिएगा कि अमन राय जी क्या श्रीहरि उपाध्याय जी आपको भी बोल रहा हूँ, ये ना सोचिएगा। बाकी के लोग भी ये ना सोचेंगे, मनमोहन शर्मा जो भी लोग लिखते हो वो लोग ये ना सोचेंगे कि मेरी कुंडली नहीं ली गई, लगता है कि मेरी कुंडली नहीं ली जाएगी। प्रवीण तंवर जी ने लिखा था कि इस महीने भर देख रहा हूँ, अगले बार फिर नहीं लिखूंगा। अरे नहीं श्रीमान, बिल्कुल रहिए। मुझे बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है और बल्कि मैंने इसके लिए अलग तरीके का जो है वो रणनीति भी बना रखा है कि कैसे किसको लेना है और कैसे किसको किसकी कुंडली का चयन करना है और किसकी कुंडली की प्रायोरिटी ज़्यादा है। आप लोगों से मैं ये निवेदन करता हूँ, ऐसा किसी भी तरीके से दिमाग में नहीं रखना है। मेरी नहीं चुनी गई तो नहीं चुनी जाएगी, ऐसा नहीं है, सबकी चुनी जाएगी। मैं सबके साथ हूँ और सबके साथ विश्वास से खड़ा हूँ। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। 2005 का ये जातक और सवाल, क्या मैं देश के लिए सैनिक बन सकता हूँ? सबसे पहले मैं, और बाकी तो इन्होंने सब कुछ पूछा ही है, बता देता हूँ। सबसे पहले कार्तिक माह का जन्म, व्यक्ति के अंदर क्रोध और उत्साह दोनों एक साथ देखने को मिल रहा है। आराम से बैठ जाइए, एकदम आराम से, शांति से। मैं हूं और दक्षिणायन में इनका जन्म हुआ है। दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण व्यक्ति का प्रभाव जो होता है वो आत्मबल को कमजोर करने वाला होता है। तो और दुख भी जीवन में होते हैं, सुख की स्थिति थोड़ी कमजोर सी होती है, मतलब मशक्कत बाकी रहती है। दक्षिणायन में जन्मे होने से पाप ग्रहों का प्रभाव थोड़ा बढ़ जाता है, शुभ ग्रह का प्रभाव थोड़ा कम जाता है। दक्षिणायन में जन्मे होने से कई बार व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ता है, कई बार पीछे बढ़ता है, कई बार रुकता है, थमता है, चलता है। धीरे धीरे भी काम होते हैं जीवन में, पर ये प्रभाव है। आप इसके लिए किसी किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। ये है, ये चलेगा, ऐसे ही होगा और इसके लिए कोई विशेष उपाय करने की भी कोई आवश्यकता विशेष नहीं। हेमंत ऋतु में जन्मे हैं। मैं बिल्कुल आराम से हूँ, आप भी आराम से हो जाइए। देख लीजिए कि आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जलने की बुदबू दे रही हो। दूध वगैरह ना जल रहा हो, रोटी ना जल रही हो, चीज़ें ना जल रही हो। इधर उधर पटकी मत करिएगा। शांति से पति पत्नी और अपने हित मित्र के साथ बैठ जाइए और चुपचाप जो है वो कुंडली के अध्ययन का आनंद लीजिए। कहीं नहीं जाना है। हेमंत ऋतु मतलब व्यक्ति जो है वो प्रिय है और दूसरों के काम के लिए तुरंत तैयार है। हेमंत ऋतु में जो लोग जन्मे होते हैं अपने काम के लिए जो है वो थोड़े शांत रहते हैं, धीरे धीरे करते हैं। सोमवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति जो है वो मनस्वी है, शुद्ध है, वाणी अच्छी है, प्रखर बुद्धि का है, तेजस्वी है और उसके जीवन में धर्म का प्रभाव भी रहता है। धर्मज्ञ होता है, धर्म को धारण करने वाला होता है। शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा, यहाँ पे ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखी जा रही है कि व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा अगर शुभग्रह होंगे तो सरकारी नौकरी या एक बंधी हुई आय व्यक्ति को प्राप्त होती रहती है। हर महीने 30,000, 40,000, 50,000 जो भी मिलता है। मतलब ये कुंडली इस मामले में ठीक है। मतलब चंद्रमा पूर्णेंदु हैं, इसके कहने का मतलब सीधा से ये होगा कि ठीक है, ये हर तरीके से ठीक होगा। आपकी कुंडली में शुभ ग्रह का प्रभाव बढ़ेगा और चंद्रमा जहां भी होंगे वहां से धन को, मन को, बुद्धि को, स्वास्थ्य को, कंसंट्रेशन को, आपके निर्णय लेने की क्षमता को, आपके प्रभाव को, आपके रोग के प्रतिरोधक क्षमता को, ये सारी चीजें आपके पक्ष में रहेंगी। पिता का सुख, माता का सुख, ये सब मिलता है। व्यक्ति जो है वो सर्वांगीण होता है। भावनाओं के लिए अश्विनी नक्षत्र सुंदर हो, देखने में बड़ा अच्छा हो, व्यवसायिक भी होता है, उसको लाभ और हानि की परख होती है। क्या काम करूंगा तो लाभ होगा, क्या काम करूंगा तो हानि होगी, ऐसा उसके प्रभाव में आता है। व्यतिपात योग थोड़ा कमजोर सा होता है, पर कई बार इसे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं माना जाता है। क्षत्रिय वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति के अंदर वर्चस्व स्थापित करने का गुण देखा जाता है। आंख में पता नहीं कुछ है जो बार बार चुभ रहा है, पता नहीं सोने की कमी के कारण या कम कम सोने के कारण भी कई बार चीजें दर्द सी करती हैं। तो कुछ परसों दिन ये यहाँ पे जलन हो रही थी, आज ये चल रहा है। अब मैं आपको इनकी कुंडली में मैंने क्या बात कही, क्षत्रिय वर्ण और प्रभाव में है तो व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा उग्र है, मतलब उसके अंदर साहस है काम करने की और किसी को सुरक्षा प्रदान करने की। पंचांग में अच्छी बात क्या है,
पंचांग में सबसे अच्छी बात है कि व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी को हुआ है। ये सबसे अच्छी बात है। मतलब आप इसको एक तरीके से मैं इसको सब कुछ कह सकता हूं। अब जीवन में आपके आप इसको ऐसे अगर बेंचमार्क बना लें तो जितने भी ग्रह होंगे वो सब संपूर्ण परिणाम देने के लिए उद्वेलित हो जाएंगे, अच्छे होंगे, शुभता की स्थिति रहेगी, व्यक्ति के जीवन में समस्याएं कम होंगी। दक्षिणायन के होने के बावजूद की भी बात करता हूं, ये बात है। अब आपकी कुंडली में मैं सबसे पहले पंचांग के बाद आपकी कुंडली के लग्न पे आता हूं। ये 3 नंबर की कुंडली बनी है, जो 3 नंबर यहाँ का मतलब यहाँ मूलतया 1 नंबर यहाँ लिखा होता है, 2 यहाँ, यहाँ 3। मतलब ये काल पुरुष की कुंडली में जो 3 नंबर है वो भुजाओं की राशि है। व्यक्ति कम्युनिकेटिव है, व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, व्यक्ति संसार में घूमने वाला है, पवित्र है, शुद्ध है, बाहर से कठोर हो सकता है, अंदर से कोमल हो सकता है, मैथुन करने वाला है, वो भौतिक वस्तुओं से महत्वाकांक्षी है, अपनी पहचान बनाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, समाज में नाम अर्जित करना चाहता है, प्रभाव से संपन्न होना चाहता है, उसको बहुत ज्यादा जो है वो किसी को पीछे करने की होड़ लगी रहती है, मैं उससे आगे हो जाऊं, मैं उससे आगे हो जाऊं, मेरे सामने कोई ना रहे। पर ऐसा कई बार नहीं होता है, ऐसा प्रभाव होता है आपकी कुंडली में। पहले इस कुंडली को मूलतया मिथुन लग्न की जो कुंडलियां होती हैं वो कैसे देखी जाती हैं ये बता देता हूं। चंद्रमा द्वितीय पहले मारक होते हैं, पर चूंकि सूर्य और चंद्रमा को मारक का प्रभाव या मारक का दोष नहीं लगता है, इस वजह से चंद्रमा यहाँ पे अगर किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाएंगे तो उनका मारक प्रभाव कमजोर हो जाएगा, या फिर वो अगर एक भी शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाएंगे तो वो मारक नहीं होंगे। लेकिन अगर उन पे किसी भी प्रकार से पापक ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होगा तो हो सकता है कि उनका मारक प्रभाव रहे। वो होंगे नहीं, पर वो इस बात पे असर करेगी बात कि चंद्रमा के ऊपर शुभ ग्रह का प्रभाव ज्यादा है या पापक ग्रह का प्रभाव ज्यादा है। तो जांच के देखिए, चंद्रमा मंगल के साथ और सूर्य की दृष्टि, गुरु की भी दृष्टि है, जो मिथुन लग्न की कुंडली के लिए एक तरीके से मारक होते हैं, सप्तम भाव। तो इस कुंडली में चंद्रमा भी निगेटिव हो सकते हैं। तो कैसा? व्यक्ति के लाभ को कमजोर कर सकते हैं, व्यक्ति के यश को मेहनत करवाने वाले बन सकते हैं, क्योंकि वो यश भाव को देख रहे हैं। सूर्य नीच के हैं, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी स्थिति बनती है वैकेंसी ही ना आए। सरकार जो है वो कमजोर है ना, सूर्य कमजोर है। अब जरा गौर से देखिए तो आपकी कुंडली में केंद्र में तो लग्न के अधिपति जो है वो जन्म कुंडली में छठे में बैठे। अब ये अवयोग हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर लग्न पे शुभ ग्रह शुक्र की दृष्टि होगी और शुक्र जो है वो पंचम के अधिपति हैं, इसका मतलब है कि व्यक्ति को यश मिल जाएगा। और उसके पीछे का कारण यह भी है कि पंचम भाव में बैठे हैं सप्तम के अधिपति, यानी कि परिवर्तन योग बना यहाँ पे। और यहाँ पे तो मैंने सबसे पहले बात चंद्रमा की करी, दूसरे नंबर पे मारक होंगे गुरु। इस मिथुन लग्न की कुंडली के लिए गुरु, मिथुन लग्न की कुंडली के लिए सूर्य, मिथुन लग्न की कुंडली के लिए मंगल, ये नैसर्गिक रूप से मिथुन लग्न की कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते। इस कुंडली में अच्छे होते हैं शुक्र, इस कुंडली में अच्छे होते हैं चंद्रमा, इस कुंडली में अच्छे होते हैं बुध, इस कुंडली में अच्छे होते हैं शनि। क्लियर है? शनि जो हैं वो भाग्य भाव के अधिपति होकर के अष्टम के भी अधिपति होते हैं। इस वजह से जन्म कुंडली में वो उनको अष्टमेश होने का दोष भी लगेगा, लेकिन पूर्णतया यहाँ पे शनि मारक नहीं होंगे और ना ही कमजोर होंगे, क्योंकि उस शनि को देखिए ये अपने भाव को देख रहे हैं और साथ ही साथ उनसे केंद्र में गुरु बैठे हैं, उनसे केंद्र में चंद्रमा जैसा ग्रह बैठा है जो कि उच्चाभिलाषी हो रहा है। इसका मतलब है कि इस भाव ये भाव जो द्वितीय भाव है इसके अधिपति चंद्रमा देंगे, क्योंकि इस भाव से केंद्र में बैठे हैं, मंगल जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं जो कि जन्म कुंडली का छठे और एकादशवें भाव का अधिपति है। इस कुंडली में मंगल पापी परिणाम देने वाले ग्रह बनेंगे। पापक और मारक में अंतर है, वो कभी बाद में बताऊंगा। मतलब यहाँ पे वो पापक परिणाम दे सकते हैं, व्यक्ति के जीवन में लालच और प्रवृत्ति कमजोर, या कई बार व्यक्ति जो होता है वो बहुत ज्यादा हिंसक हो जाता है या बहुत ज्यादा साहसी हो जाता है, बहुत ज्यादा अपने आप को बैलेंस नहीं करने वाला हो जाता है। क्लियर है? तो चंद्रमा, गुरु इस कुंडली में प्रथम मारक के रूप में चंद्रमा, पहले मारक के रूप में चंद्रमा, दूसरे मारक के रूप में गुरु होंगे, तीसरे मारक के रूप में इस कुंडली में शनि भी होंगे। लेकिन चूंकि उस शनि के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, उल्टे राहु से दृष्ट, इस वजह से, और राहु यहाँ पे कर्क राशि को देख रहा है, इस वजह से वहां पे शनि का प्रभाव कमजोर हो सकता है। तदुपरांत ये कहने का मतलब है कि आपकी कुंडली में बुध का छठे में जाना निगेटिव होता है थोड़ा सा, सूर्य का नीच का होना परंतु परिवर्तन के कारण और केंद्र में शुक्र के आ जाने से नीच का भंग होना, चंद्रमा की जन्म कुंडली के पंचम भाव को देखना
और जन्म कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति का धन में जाना, ये कुछ अच्छी स्थितियां भी बन रही हैं। साथ ही साथ शुक्र और बुध अगर एक साथ होते तो ये सबसे अच्छी बात हो सकती थी, जो कि नहीं है। जन्म कुंडली में शनि का प्रभाव जन्म कुंडली में चंद्रमा पे है। 10वीं दृष्टि से शनि चंद्रमा को देख रहे हैं और मंगल को देख रहे हैं, और मंगल ने शनि को देखा है। मंगल और शनि का संबंध व्यक्ति के जीवन में अगर जो भी समस्या बनेगी उसके पीछे के मूल कारण यही होंगे। शनि और मंगल का एक दूसरे को देखना। गलत कंपनी से बचना चाहिए, गलत लोगों के संपर्क से बचना चाहिए, बुरे लोगों से अपना संबंध बिल्कुल भी ना रखिए, नशा का संबंध बिल्कुल ना रहे जीवन में, किसी भी तरीके का एडिक्शन ना रहे जीवन में। इस बात का खासम खास आपको प्रयोग करना होगा और प्रयास भी करना होगा। मैं बिल्कुल शांति से आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल समझिएगा। दशम स्थान में राहु, ये अच्छे हैं आपके लिए, पर तटस्थ है। मतलब तटस्थ का क्या होता है? इस भाव के अधिपति जन्म कुंडली में केंद्र में बैठे, और वो समझिएगा तो सप्तम के भी अधिपति होते हैं। मतलब सप्तम के अधिपति जो मारक भाव है वो किसको मार रहा है? नीच के सूर्य के साथ बैठने से गुरु के प्रभाव में भी कमजोरी आएगी। लेकिन जैसे ही आप ये देखते हैं कि वो ग्रह नीच का बैठा है तो आपका ध्यान इस पे भी जाता है कि वो किसके साथ बैठे हैं। तो दशम स्थान के और सप्तम स्थान के अधिपति त्रिक भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। इस कुंडली के लिए 5 अंक अच्छा होगा। इस कुंडली के लिए उत्तर दिशा अच्छी होगी। इस कुंडली के लिए मेष राशि, इस कुंडली के लिए सिंह राशि, इस कुंडली के लिए वृश्चिक राशि, इस कुंडली के लिए मकर राशि अच्छी नहीं हो सकती है या कमजोर हो सकती है। अच्छी क्या होंगी? कुंभ राशि अच्छी हो, इस कुंडली के लिए तुला राशि अच्छी हो, इस कुंडली के लिए मीन राशि अच्छी हो सकती है, इस कुंडली के लिए कन्या राशि अच्छी हो सकती है। ये कुछ राशियां अच्छी हो सकती हैं। 5 अंक फिर भी अच्छा होगा। बुधवार का दिन अच्छा होगा। दिशा मैंने कही उत्तर दिशा ज्यादा बढ़िया रहेगा व्यक्ति के लिए। भाग्य का धन कमा, अगर धन कमाने के लिए सोच रहे हैं तो आपको पूर्व की तरफ भी बढ़ना चाहिए, पूर्व दिशा की तरफ धन कमाने के लिए। भाग्योदय जन्म कुंडली में भाग्य के अधिपति धन में, भाग्य में धन है, व्यक्ति अपने भाग्य के बल पर धन कमाता है और गुप्त तरीके से भी धन कमाता है, गुप्त विद्या का जानकार होता है। अब जरा सोच के देखिए मेरी बात कितनी सही है। 2005 का जातक, मैं खास करके ऐसे लोगों को उबारने का प्रयास करता हूं जो कंफ्यूजन में हैं। 2005 का जातक ज्योतिष का कार्यक्रम देख रहा है, इसका मतलब है कि जरूर वो अष्टम भाव से प्रभावित है और अष्टम भाव का अधिपति फल भी कर रहा है तभी तो। और इस भाव से गुरु केंद्र में है, ये भी अच्छी बात है। मतलब इस भाव से केंद्र में अगर कोई शुभ ग्रह बैठे, इस भाव से केंद्र में लक्ष्मी योग बना, इसका मतलब है कि व्यक्ति की कुंडली में अष्टम भाव जागृत है, क्योंकि इस भाव का अधिपति भी इसे देख रहा है। इसका मतलब है कि व्यक्ति गुप्त तरीके से धन भी कमाएगा और कई तरीके से उसके पास धन के आने के योग भी बनते हैं। ऐसा दूसरा कारण यह भी होगा क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि यहां पे जा रही है। क्लियर है? नीच दृष्टि पड़ने के कारण और सूर्य की उच्च दृष्टि पड़ने के कारण व्यक्ति लाभ प्राप्त कर लेगा, क्योंकि लाभेश लाभ में धन भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। क्लियर है? लाभेश लाभ में धन भाव के अधिपति का लाभ में जाना और लाभ के अधिपति का लाभ में बैठना, ऊपर से धन और लाभ के कारक गुरु की दृष्टि, सूर्य की उच्च की दृष्टि, व्यक्ति जो भी प्राप्त करना चाहता है मंगल की दशा में, चंद्रमा की दशा में, गुरु की दशा में, सूर्य की दशा में प्राप्त कर सकता है। शनि इस कुंडली में कमजोर नहीं होंगे। इस कुंडली के लिए जो है वो बुध चतुर्थ स्थान के अधिपति भी होते हैं। लग्न और चतुर्थ के अधिपति होकर के छठे में बैठना नौकरी का योग पैदा करता है। इस कुंडली में अगर नौकरी में व्यक्ति असफल होगा तो उसके पीछे के 2 कारण हो सकते हैं। एक, या तो वैकेंसी की कमी, या फिर टाइम पे वैकेंसी का ना आना, जिसके वजह से व्यक्ति जो है वो अपनी उम्र बिता दे। इस वजह से कहीं से भी कोई भी नौकरी पहले मिल जाए तो व्यक्ति को कर लेना चाहिए। सरकार जो है वो आपकी कुंडली में आपके साथ खड़ी है, लेकिन कमजोर रूप से खड़ी है। गुरु हैं, नीच के सूर्य के साथ बैठेंगे तो मैंने क्या बात कही, लेकिन परम मित्र के साथ बैठे हैं और अपने परम मित्र से देखे भी जा रहे हैं। जरा गौर करिए, 3 ग्रह जिनका मैंने आरंभ में नाम लिया था, गुरु, सूर्य और मंगल, ये तीनों अच्छे नहीं होते, पर तीनों पंचम भाव पे देख रहे हैं। इसका मतलब कि व्यक्ति के जीवन में यश भी मिलेगा पर देर हो सकता है, कीर्तिमान भी स्थापित करेगा, विलंब हो सकता है। कुल का जो है वो दीपक भी होता है। चंद्रमा मंगल एक साथ बैठे हैं, दशम स्थान के अधिपति जो है वो मंगल से संबंध बना रहे हैं देख करके, इस वजह से व्यक्ति अपने कुल का नाम रोशन भी करता है। दशम भाव के अधिपति के साथ अगर चंद्रमा का संबंध बन जाए तो दशम भाव बलवान हो जाता है। दशम भाव से व्यक्ति अगर कुछ ना हो तो व्यक्ति अपना खुद का काम भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, क्योंकि दशम स्थान के अधिपति के साथ चंद्रमा का संबंध है।
इस वजह से ये एक अच्छी बात होगी। अभी भी नेत्रों में जलन बहुत काफ़ी है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ धूल सा है जो उसमें चला गया है, जो काफ़ी जो है वो दर्द दे। बाप रे, ये बात यहां तक क्लियर है। अब इनकी कुंडली में मैं यहां पे आपको नवमांस के बाद नवमांस का वो थोड़ा रुकते हैं, दशमांश पे लेके आते हैं। सूर्य और चंद्रमा का यहां बैठना, जहां चंद्रमा स्वग्रही है, ये अच्छी बात है। सूर्य के साथ बैठे हैं और ये कुंडली देखिए, यहां भी 3 नंबर की बनती है, यहां भी 3 नंबर की बनती है। मतलब घबराने की बात नहीं है, आप अपना बल बना करके रखना। और योग कितना, तो शनि और मंगल का संबंध अगर जन्म कुंडली में पंचम भाव से बने या पंचम से बन जाए, शनि उच्च की राशि, शनि की उच्च राशि यहां बनी है, उससे वो केंद्र में बैठे हैं। याद करिए, मैंने एक सूत्र बताया था कि कोई भी ग्रह अपने उच्च की राशि से अगर केंद्र और त्रिकोण में बैठा हो तो वो उस भाव को और वो स्वयं को भी बलवान बना लेता है या अतिरिक्त बल प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 7 नंबर की राशि बनी है जो शनि की उच्च राशि है, और शनि यहाँ से 4 घर पीछे बैठे हैं। इसका मतलब है कि शनि धन को भी वृद्धि करेंगे, धन को सही जगह पे सुनियोजित तरीके से खर्च करवाएंगे। गंभीर वाणी, गंभीर बुद्धि, गंभीर काम, अस्त्र शस्त्र से संबंधित काम शनि मंगल देख रहे हैं, करवा रहे हैं, तो ये जरूर हो जाता है। जो सवाल आपने पूछे हैं, दरअसल कुंडली उसी दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि उच्च की राशि पे शनि का प्रभाव है। मंगल यहां देख रहे हैं, जो कौन है, छठे भाव के अधिपति, प्रतियोगिता भाव का अधिपति, द्वितीय भाव के अधिपति के साथ बैठा है। ध्यान से समझिएगा, धन भाव के अधिपति मंगल, चंद्रमा, छठे भाव के अधिपति मंगल के साथ बैठे हैं। ये आपके जीवन को आरंभ में बेपटरी भी कर सकते हैं, या कई बार व्यक्ति जो है वो हतोत्साहित भी हो सकता है। लेकिन चूंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा जो हैं वो शुभ ग्रह बन रहे हैं, मंगल जैसे ग्रह के साथ बैठ करके आपके जीवन में पराक्रम का आरोहण करा रहे हैं, ठीक है, खराब नहीं है। अब मैं आपकी कुंडली में कुछ अच्छी बातें बताता हूं। जो सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है इस कुंडली में, सबसे अच्छी बात, चाहे कितनी भी बुरी बात हो फिर भी वो अच्छा करे, ये गुरु यहां बैठ करके और ये सूर्य यहां बैठ करके, ठीक है, मैं इसे खराब नहीं कहूंगा। उनका नीच भंग होना, परिवर्तन में जाना, ये इस कमी को पूरा कर देगा। इस भाव से केंद्र में शनि का होना, इस भाव पे जन्म कुंडली के धन भाव के अधिपति का देखना, इस भाव पे जन्म कुंडली में मंगल का देखना खराब नहीं है। मंगल हालांकि सामान्य देखेंगे पर फिर भी ठीक है, ठीक है, कमजोर नहीं कहूंगा, वो ठीक है, आपके साथ है। आप अपने साथ ये जो कमी नीच वाली पूरा जो अगर करने को कहूंगा, तो मैं सिर्फ आपको कहूंगा कि आप सूर्य की उपासना किया करिए। भगवान नारायण के नारायण कवच का भी पाठ आप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, महाभारत के वन पर्व से लिया गया जो सूर्य का 108 नाम है वो भी कर सकते हैं। मैं आपके लिए बता रहा हूं, ये करना चाहिए। धन भाव की स्थिति ठीक है, धन को लेकर के चिंता मत करिए। इस कुंडली में और भी क्या अच्छी बात है, इस कुंडली की दूसरी सबसे अच्छी बात कि अष्टम भाव के अधिपति और धन भाव के अधिपति चंद्रमा से केंद्र में है, और अष्टम भाव के अधिपति अष्टम को देख रहे हैं। इस कुंडली की दूसरी अच्छी बात है, जो व्यक्ति को सही जगह पे धन खर्च करवाएंगे, गंभीर बोलने वाला, गंभीर व्यवहार वाला और गंभीर काम करने वाला, भारी काम, अस्त्र शस्त्र, गंभीर वजन शरीर पे रखे और व्यक्ति चले। एनडीए वगैरह में आप जाना चाहते हैं, आपने पूछा है, गुरु अगर नीच के सूर्य के साथ नहीं बैठे होते, हालांकि ये योग बहुत अच्छा है, गुरु मंगल का देखना, सूर्य मंगल का देखना, शनि मंगल का देखना योग है, थोड़ी बहुत मशक्कत तो करनी है, क्योंकि मैं इस कुंडली में सूर्य को षडबल में बलवान और आपके एजुकेशन पे आपका ध्यान थोड़ा कम देख रहा हूं, जैसे कंसंट्रेशन ना बने और व्यक्ति टाइम पे चीजों को भूल जाए। अब ये बात तो आप ही जानोगे, मैं तो जानता नहीं, पर हाँ इतनी बात जरूर कहता हूं कि षडबल में गुरु और बुध और सूर्य कमजोर हो रहे हैं। बाकी के ग्रह चंद्रमा, मंगल, शुक्र, शनि, ये सब अच्छे 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 बन रहे हैं, इनके पास षडबल का बल है, आप निस्संदेह आगे बढ़िए। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पे है, जहां पे आपकी कुंडली में केतु बैठे हैं। तो शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पे है, वहां पे केतु का प्रभाव आपके माता के स्वास्थ्य को या फिर आपके माता को कई बार आपके कारण चिंतित भी कर सकती है। उस भाव के ठीक आगे गुरु और सूर्य जैसे अगर ग्रह बैठे हैं, दोनों परम मित्र हैं, तो चतुर्थ भाव का बल भी बढ़ेगा। शनि की 7वीं दृष्टि जो पड़ेगी अगर अष्टम भाव पे, तो व्यक्ति जो है वो परोक्ष रूप से कहें या प्रत्यक्ष रूप से कहें, व्यक्ति हमेशा ही कुछ नया चाहने की इच्छा, कुछ नया पाने का प्रभाव, गूढ़ और रहस्यमय चीजों को जानना, किसी भी चीज को अंतिम तक समझने की ललक और कोई नया क्रिएशन करने का भाव व्यक्ति के जेहन में बनेगा।
शनि की 10वीं दृष्टि जन्म कुंडली के नीच के भाव पे यानी कि नीच राशि पे पड़ेगी, 11वें भाव पे, जहां उस भाव के अधिपति मंगल बैठ करके चंद्रमा के साथ, जो कि धन भाव के अधिपति हैं, शनि आपके प्रभावों को कई बार कमजोर करने का प्रयास करेंगे क्योंकि उनकी नीच दृष्टि है। लेकिन जो कमजोरी शनि की नीच दृष्टि की लाभ भाव पे पड़ेगी वो पुनः प्राप्त हो जाएगी सूर्य के उच्च दृष्टि के कारण, उस भाव पे गुरु की दृष्टि के कारण। क्योंकि जन्म कुंडली में द्विस्वाभाविक लग्न की जब कुंडलियां बन जाती हैं तो द्विस्वाभाविक लग्न की जो कुंडली बनेगी वो दशम स्थान के अधिपति केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में बैठ करके अपनी 5वीं दृष्टि से कुंभ राशि को देख करके व्यक्ति के जीवन में भाग्य का लाभ भी देंगे। सामान्यतया भाग्य का सपोर्ट मिलता रहेगा। लाभ भाव पे उनकी अपने मित्र को देखेंगे और मित्र ग्रह चंद्रमा को देखेंगे, मंगल को देखेंगे, तो व्यक्ति के जीवन में प्राप्त करने का भाव भी रहेगा। वहीं नवीं के बाद 7वीं के बाद 9वीं दृष्टि जब लग्न पे जाएगी जो कि 3 नंबर की राशि है तो शत्रुता रखेंगे। इस वजह से कई बार व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत ज्यादा मेहनत करने की स्थिति बन जाती है। व्यक्ति मेहनत करने के बाद भी थोड़ा सा जो है वो प्रभाव कमजोर होता है। ये बात मैं देख रहा हूं। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल वक्री हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं अशौच के प्रभाव से युक्त होकर के आपके प्रभावों को कमजोर कर रहे हैं। अब दूसरी बात और भी है कि आप जरा गौर से समझिए तो मंगल की नीच दृष्टि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पे जा रही है। इस कारण से होगा ये कि इस कुंडली में, अब जरा ध्यान से समझना मेरी तरफ देख के, कि जन्म कुंडली के 6ठे भाव के अधिपति मंगल बनते हैं। इस कुंडली में वो पापक होंगे, मतलब व्यक्ति को लालची, व्यक्ति को थोड़ा क्रोध जल्दी कर ले, उग्र जल्दी हो जाए, थोड़े ही समय में उसको नेगेटिविटी ज्यादा भर जाती है। और उसकी जब नीच दृष्टि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पे पड़ेगी और चंद्रमा के साथ बैठ करके तो धन जहां देने का काम करेंगे, वहीं व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति के बुद्धि को कई बार कलुषित भी करेंगे और व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक भाव भी पैदा करेंगे। ऐसा सिर्फ इसलिए हो सकता है क्योंकि जन्म कुंडली के दूसरे भाव पे शनि की नीच दृष्टि मंगल की नीच दृष्टि पड़ने से धन भाव का प्रभाव कमजोर होगा। और धन भाव के अधिपति, अब जरा देखिए, एक जन्म कुंडली में एक सूत्र बताता हूं। द्वितीय भाव के अधिपति अगर किसी भी पापक ग्रह के साथ बैठेंगे तो निस्संदेह व्यक्ति को थोड़ा झूठा बना देंगे, या व्यक्ति जो है वो कई बार झूठ बोलने वाला हो जाता है। तो आपको इस बात पे भी ध्यान रखना होगा कि आप इस चीज से अपने आप को कैसे मुक्त करते हैं। हालांकि धन भाव के अधिपति चंद्रमा के ऊपर और धन के कारक होकर के गुरु की दृष्टि अगर लाभ पे भी पड़ेगी तो व्यक्ति निस्संदेह अपने समस्त प्रकार के जीवन में जो भी उसकी आकांक्षाएं बनेंगी वो उसको प्राप्त अवश्य कर लेगा। लाभ पे दृष्टि गुरु की बहुत अच्छी, लग्न पे दृष्टि थोड़ी कमजोर जरूर बन रही है इस वजह से, और चूंकि लग्न भी तो कमजोर बन रहा है ना, लग्न के अधिपति 6ठे में जा रहे हैं, तो लग्न के अधिपति 6ठे में गए, इस वजह से अब एक बार में ना बने, 2 बार में ना बने, तीसरी बार में बन जाए। ये प्रवृत्ति व्यक्ति की बन सकती है और ऐसा जीवन में कई बार संभव हो सकता है। लेकिन एक बात जो उस चीज की फिर से कमी की पूर्ति हो जा रही है, हम लोग क्या करते हैं, खाली कमजोरी देख लेते हैं कि लग्नेश 6ठे में बैठ गया। अरे नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। उस स्थिति को समझिए कि उस भाव के ठीक पीछे वाले भाव में 2-2 परम मित्र ग्रह बैठे हैं। इस वजह से मैंने क्या बात कही थी कि अगर व्यक्ति कमजोर कभी होगा, अगर कभी उसको नौकरी नहीं मिलेगी, या अगर वो उसमें असफल होता है, या जो वो चाह रहा है अगर वो नहीं होगा, तो ऐसा सिर्फ इसलिए होगा कि आपकी कुंडली में सूर्य नीच के हैं और शनि द्वितीय भाव में बैठ रहे हैं, जो व्यक्ति के पुरस्कार या फिर मेहनत के परिणाम को कई बार कमजोर करते हैं। या पंचम भाव में अगर एक ग्रह नीच का बैठेगा तो निस्संदेह थोड़ी सी कमजोर की स्थिति बनेगी, क्योंकि इस कुंडली के लिए गुरु जो होते हैं वो सप्तमेश होते हैं और पंचम भाव में आकर के आपके यश को, आपके कीर्ति को, आपके सम्मान को, आपके पद को, आपके प्रतिष्ठा को, आपके मतलब जो ये सारी चीजें जो आप मेहनत करने के बाद प्राप्त करते हैं, उसमें उनका प्रभाव थोड़ा बहुत कमजोर जरूर होगा। लेकिन चूंकि ये जो लग्न बना है केंद्र में, जो 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, ये द्विस्वाभाविक लग्न है, वायु तत्व का लग्न में बना है, राशि बनी है। इस वजह से व्यक्ति थोड़ी मेहनत करे तो पार भी हो जाए, तो आपको अपना बल बढ़ा करके ही रखना होगा। ये बात इतनी सी है। जब हम दशमांश कुंडली के बाद नवांश कुंडली पे चर्चा करते हैं, दशमांश कुंडली में सप्तम स्थान के अधिपति गुरु नीच के हो रहे हैं इस वजह से, और दूसरा यहाँ पे गुरु नीच के हो रहे हैं इस वजह से। यहाँ पे गुरु नीच के, इस कुंडली में कमजोरी को पकड़िए। अगर नवमांश कुंडली में गुरु नीच के हैं, दशमांश कुंडली में गुरु नीच के हो रहे हैं, जिसका नीच भंग नहीं हो रहा है, शनि भी जो है वो साहसी तो बना रहे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनकी दृष्टि उच्च की पड़ रही है, ये अच्छी बात है। आरंभ में मेहनत बाकी है, करना भी होगा और परिणाम प्राप्त होगा। लेकिन हाँ, मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा
कि इस कुंडली में गुरु का यहाँ पे अष्टम भाव में नीच का होना आपसे वो मेहनत नहीं निकलवा पा रहे हैं जो आपको करना चाहिए। हो सकता है आप जो पुस्तकें पढ़ रहे हो वो आप उसमें थोड़े से बदलाव भी कर सकते हैं। जो जिस तरीके से आप अपने आप को अपडेट कर रहे हैं उसमें आपको थोड़े से बदलाव की आवश्यकता है। जिस रूटीन के साथ आप जीवन जी रहे हैं उसमें थोड़े से बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु बुध और सूर्य जब एक तरफा कमजोर होंगे तो निसंदेह जो है वो व्यक्ति के अंदर अनुशासन की कमी हो सकती है, व्यक्ति का कंसंट्रेशन बिलो हो सकता है, व्यक्ति का जो है वो अंक कम मिल सकता है। ये 3 तरीके से। इसका मतलब ये कहने का है कि आपको जब भी मेहनत करनी है वो अतिरिक्त करनी है। मतलब 10 नंबर पाने के लिए 15 नंबर के बराबर, 20 नंबर के बराबर मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु नीच के हैं और वो नीच ग्रह के साथ बैठे हैं, तो ये ठीक नहीं होता। और वस्तुतः ये आपकी कुंडली में शनि यहां बैठ करके थोड़ी से कमजोरीपन का एहसास जरूर करा रहे हैं। ये बात इतनी है। अब दशा बदलेगी कब? नौकरी का योग आपकी कुंडली में 2023 के 8वें महीने से लेकर के 2027 के 8वें महीने तक चले, मतलब 4 साल। अगर उसके बाद नहीं हो तो फिर आपको कुछ और ढूंढना होगा। वस्तुतः 2026 तक बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। अगले वर्ष के 8वें महीने से लेकर के 2026 के 6ठे महीने तक योग है बढ़िया। और मैं एक बात और कह दूं तो प्रतियोगिता भाव के अधिपति जन्म कुंडली में स्वग्रही हैं, उस पे गुरु की दृष्टि है, ये हाँ है। अष्टम भाव के अधिपति अष्टम को देख रहे हैं, ये व्यक्ति को रहस्यमय और गुप्त तरीके से व्यक्ति को मेहनत करने वाला। अपने मेहनत पे कभी भी किसी से कोई चर्चा ना करिए, मैंने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, फलाना ढिमाका, नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप ये काम करते हैं आपका वो काम नुकसान में जाता है। नेत्र खोल रहा हूं और इतने दर्द की मतलब पूछो मत, बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति बन रही है। और मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि जन्म कुंडली में जो लग्नेश वक्री हुए हैं, अब जरा ध्यान से समझिए। जन्म कुंडली में बुध 16 डिग्री के अवस्था ठीक है, पर वो ग्रह वक्री हुआ है। इसका मतलब कि वो ट्रांसफर भी कर रहा है या फिर वो फ्लक्चुएशन में भी है। कैसे? यहां से वो शिफ्ट करके यहां जा रहा है। आप इनकी कुंडली में चलित चक्र की अगर बात करता हूं तो इनकी कुंडली में जो स्तुति चलित चक्र की बन रही है उसमें अब ये बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी और बहुत अच्छी बात है जो कि इस कुंडली के लिए मैं चाहता था, जो कि मुझे मिल गई, कि इस बुध को मैं चलित कुंडली में यहां देख रहा हूं। इसका मतलब यह होता है कि जो मैंने बात शुरू में कही थी बुध और शुक्र वाली, याद करिए, वो बात बिल्कुल सिद्ध हो रही है कि बुध और शुक्र का यहां सप्तम भाव में बैठना जातक के लिए लाभदायक होगा। और साथ ही साथ वो गुरु और जो सूर्य हैं वो जन्म कुंडली में प्रतियोगिता भाव में आकर के अपने प्रभावों में थोड़ी सी कमजोरी ला रहे हैं। बुध और शुक्र जन्म कुंडली में मजबूती ला रहे हैं। सूर्य का प्रतियोगिता भाव में अगर जाना, राशियां वहीं रहेंगी, सिर्फ भाव बदल जाए, यानी कि गुरु और सूर्य यहां पे आ जाएंगे तो सूर्य भी ठीक हो जाएंगे, साहस देंगे, पराक्रमी बनाएंगे। बुध सप्तम में जाकर के लग्न को, मतलब लग्न पे भी असर पड़ेगा, सप्तम भाव भी ठीक हो जाएगा। इस वजह से ये कुंडली आरंभ में हो सकता है कि 1-2 बार आप असफल हों, पर दम लगा करके रखिएगा। देखिए एक बात बताता हूं, ज्योतिषी सिर्फ एक अनुमान लगा सकता है। ज्योतिषी सिर्फ एक अनुमान वो जैसे कुछ लोग आते हैं, जैसे आपका यही होगा, आप इतने ही बिगड़े होंगे, आप यही करोगे, इस कुंडली में पितृ दोष लगा है, जिसके पिताजी जिंदा है उसे भी पितृ शांति कराई जा रही है, और पता नहीं क्या क्या वो उसको गया भेज करके लोग पिंडदान करवा देते हैं। ऐसा नहीं है। समझने की बात यह है कि अगर जैसे आपने कही बात, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के समझाता हूं। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में 80% तक इस कुंडली में एनडीए में सफलता के योग हैं, 20% नहीं है। अगर मैंने ये बात कह दी कि नहीं आपके पास इसके योग बनते हैं, आप मेहनत करो, तो आपका 80-20 में बदल जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार ने कही है बात की 80-20 की लड़ाई है, उसकी ही बात कर रहा हूं। 80 हाँ था, 20 नहीं था। मैंने आपको समझा करके कि इस चीज पे आप इनकाउंटर कर दो, ये समस्या खत्म कर दो, ये मंदिर जाना शुरू करिए, ये पाठ करिए, ये थोड़ा सा मंत्र का अनुसरण करिए, अपने जीवन में धार्मिक और धर्म को प्रश्रय दे दीजिए, आश्रय ले लीजिए, धर्म का जो है वो संधान कर लीजिए, तो वो 80 में 20 जुड़ जाए। लेकिन अगर मैं आपको ये कह दूं कि नहीं 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 नहीं, सारी चीजें नेगेटिव कर दूंगा, तो जो आपका 80 था वो भी 20 के कारण खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता, ऐसा पाप मैं नहीं कर सकता। और निस्संदेह मैं ये बात कहता हूं कि ऐसे बहुत कम जातक हैं जो इस तरीके की सोच को लेकर के आगे बढ़े हैं। कुंडली देखने वाला किस विचार को लेकर के बैठा है और किस चीज को लेकर के आपकी कुंडली देख रहा है, ये बात भी निर्भर करती है। इस वजह से कुंडली हाँ है, बिल्कुल आगे बढ़िए।
निस्संदेह आपको बढ़ना चाहिए। मैंने आपके लगभग धन भाव की स्थिति कुंडली में कमजोर नहीं है, धनेश पंचम को देख रहे हैं। पराक्रम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में नीच के हैं, इस वजह से पराक्रम का परिणाम देर से मिलेगा, ये बात दिखती है। मंगल वक्री है, इस वजह से अशुद्ध हो जा रहे हैं। लग्नेश वक्री हो जाते हैं तो अशुद्ध हो जाते हैं। कोई भी ग्रह वक्री हो जाता है तो अशुद्ध हो जाता है, उसका परिणाम थोड़ा कमजोर सा हो जाता है, ये बात है। तो ये बात, इतनी बात मैंने कही। चतुर्थ स्थान के अधिपति का जन्म कुंडली में छठे में जाना नौकरी का योग पैदा करता है। मंगल की दृष्टि यहां है, इस वजह से प्रतियोगिताओं में सफलता के योग भी बन रहे हैं। पंचम स्थान के अधिपति जन्म कुंडली में शुक्र जाकर के जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं। इस पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन परिवर्तन योग बना करके वो आपकी कुंडली को और भी ज्यादा मजबूती दे रहे हैं, जिसके कारण व्यक्ति को प्रभाव में संपन्नता ही मिलेगी, कमजोरी नहीं है। इस कुंडली में कमजोरी सूर्य के नीच होने के कारण, नवांश कुंडली में वो सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में भी बहुत अच्छे नहीं है, राहु केतु के प्रभाव में तो फिर भी हैं, इस वजह से। पर दशम स्थान आपका ठीक है, अगर कुछ ना होगा तो आप अपना खुद का काम कर लीजिएगा, ये सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। पर वो काम कौन सा होगा वो अभी ना बताऊं तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि आपकी अभी आयु बहुत है, अभी आप 17 साल के हैं, आपके पास ऊर्जा है, आपके पास बल है। आप ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प ले लो, विवाह से पहले आप तुरंत सफल हो जाएंगे। मैं तो यह कहता हूं युवाओं को कि अगर आप जो चीज पाना चाहते हैं उसको संकल्पित करके आप ब्रह्मचर्य व्रत का धारण कर लीजिए कि मुझे जो है वो विवाह से पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। आप जो चाहते हैं, हमारे देश की युवा पीढ़ी इसी वजह से आज भटक रही है, नुकसान में है और वो परेशान है, चिंतित है, डिप्रेशन में जा रही है। कारण यही है क्योंकि वो लोग मैथुन करते हैं, सीधे तरीके से कह दूं। मैथुन के कारण व्यक्ति जो है वो भ्रष्ट होता है, उसका चारित्रिक पतन होता है, वो कमजोर होता है। सीधी सी बात है, बिल्कुल सामने से बोल देता हूं। जब गंदी चीज आप देख करके अपना दिमाग गंदा करते हो, गंदी चीजें देख करके अपना जो है प्रभाव कमजोर करते हैं। इस वजह से जैसे ही सामने लगे कि कुछ गंदा है, तुरंत वहां से हट जाइए। अरे भाई, सामने पखाना पड़ा है, आप उस पर पैर रखते हो? नहीं रखते हो। तो सामने जो चीजें आप देखो ना, आप सोच के देखो, इंटरनेट पे इतनी सारी चीजें भरी हैं और इतना गंदा फैला हुआ है कि पूछो मत। लेकिन उसी इंटरनेट पे अच्छी चीजें भी फैली हैं और निस्संदेह साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उन पे भी वो भी पढ़िए। आप उन लोगों का जो है वो जीवन में उनको धारण करिए, आप तुरंत सफल हो जाएंगे। गीता जी का अध्याय करिए, गीता जी को अपने जीवन में लाइए, गीता जी का अध्याय करिए, अध्ययन करिए, अध्यापन करिए, चीजें ठीक हो जाएंगी। आप इंद्र का पद तो मांग नहीं रहे ना, श्रीमान एक सैनिक की नौकरी ही मांग रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है। और मैं समझता हूं कि जिससे आप मांगेंगे उसके लिए बहुत छोटी बात होगी। तो ये चीज है, आप बिल्कुल आगे बढ़िए, इसमें कोई समस्या नहीं है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नेत्रों में जलन काफी ज्यादा है, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।